सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावकगण। इस संस्थान के प्रति हमेशा अपना सहयोग और सर्वश्रेष्ठता के रूप में जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी को मैं इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में स्वस्थता के लिए सलाह भी देता हूँ और परमात्मा से दुआ भी करता हूँ। आइए बच्चों, हमने चौथा अध्याय शुरू कर रखा है और चौथे अध्याय का जो पार्ट 2 मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, और जिस टॉपिक का नाम है औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में आरंभ होने के क्या क्या कारण रहे और किन किन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति एक अच्छे विकसित रूप से संचालित हुई थी। तो अभी जो टॉपिक हमारा चलेगा औद्योगिक क्रांति के बारे में, जो हम आपको प्रश्न बताएंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। देखो, इंग्लैंड एक शिक्षित देश था, सबसे पहले शिक्षा का विकास हुआ और सबसे पहला देश था जिसने एक अच्छे राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य के बारे में पहले सोच लिया था। औद्योगिक क्रांति का विकास उस देश की इकोनॉमिक्स और सोशल दोनों क्षेत्र की प्रगति थी। यहां पर एक बात कही जाती है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, जिसका मुख्य कारण था लोहा एवं कोयले की खानों का पास पास होना। कोयले की खानों का पास पास होना। लोहा इस्पात उद्योग किसी भी उद्योग की आधारशिला है, क्योंकि एक सुई की नोक से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें वो लोहे से बनती थी, और उस समय ऊर्जा का संसाधन था वो कोयला था। तो कोयला और लोहे की जो खाने थी वो पास पास थी, जिसके कारण वहां पर भाप शक्ति और उद्योगों का आधारभूत ढांचा था वो विकसित होने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं आई। दूसरी बात है उत्पादित होने वाला सामान। उत्पादित होने वाला सामान यानी जो उत्पादित होने वाला जो सामान था, उस उत्पादित होने वाले समाज के लिए बाजार चाहिए, और बाजार उस समय तभी मिलेंगे जब आपका औपनिवेशिक राज्य विकसित होगा। औपनिवेशिक राज्य विकसित होगा, और औपनिवेशिक राज्य जब विकसित होगा तो ही आपको बाजार मिलेंगे। उस समय ब्रिटेन के पास औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार था, इसलिए बाजार थे, और बाजार होने के कारण भी इनकी औद्योगिक क्रांति की विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। दूसरी चीज, किसी चीज की मांग और एक होती है पूर्ति। अगर किसी चीज की आपके पास मांग है और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पूर्ति कर देते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जब अगर आपकी पूर्ति होती है तो उस मांग के अनुरूप पूर्ति होते ही क्या होता है कि आप एक सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की ओर आ जाते हो। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति विकसित होने के पीछे पहला रीजन रहा मांग। जिस चीज की मांग थी और वहीं उसकी क्या होगी, पूर्ति होगी। चाहे सस्ते श्रमिक चाहिए, कच्चा माल चाहिए, बने हुए माल को बेचने के लिए बाजार चाहिए, औपनिवेशिक साम्राज्य चाहिए, सारी चीजें उसके अंतर्गत जो थी वो मिल चुकी थी। इसलिए भी ये बात संपूर्ण रूप से लागू हुई, उस समय इंग्लैंड में ही लागू हुई। दूसरी चीज है जनसंख्या वृद्धि। आपने एक बात सुनी है, जनसंख्या में आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आपको कई बार टीचर भी बताते हैं कि आविष्कार तभी होते हैं तब आपको क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब ब्रिटेन में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी थी, औपनिवेशिक साम्राज्य थे। अब जब जनसंख्या उनकी वृद्धि दर बढ़ी हुई थी तो उनको चीज़ों की आवश्यकता हुई, उसकी पूर्ति की आवश्यकता हुई। पूर्ति हुई तो उनका मस्तिष्क सोचने के लिए मजबूर हुआ, और यही कारण है कि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्या हुई, संपन्न हुई। फिर बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का हस्तक्षेप नहीं होना। देखो, जब भी कोई लक्ष्य होगा, अगर भारत को व्यापार बढ़ाना है तो कम से कम उन पर टैक्स लगाने होंगे, शुल्क कम लगाने होंगे, अवरोधकता कम से कम पैदा करनी होगी। इसलिए कहा जाता है कि बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो बाजार तरक्की करेंगे, वहाँ पर अच्छा विकास होगा। तो अगर स्थानीय प्राधिकरण, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, यहाँ हमारे
गुड्डा क्षेत्र में जैसे रेडिया लगाते हैं, उन पर आप टैक्स लगाओगे, उस पर हफ्ता वसूली करोगे, उनको सरकार कोई सुरक्षा नहीं देगी, जो लगाओगे तो व्यापार प्रभावित होता है उस चीज़ों से। तो वहाँ पर क्या था कि स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, स्वतंत्र मौका था वहाँ के व्यापारियों के पास, और यही कारण उन्हें व्यापार करने का पूरा मौका मिला। फिर अगली चीज होती है, किसी भी थीम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? किसी भी थीम को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है। जब तक आपके पास पैसे नहीं है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि वहां पर ब्रिटेन के पास पूंजी की उपलब्धता थी। ब्रिटेन के पास क्या थी? पूंजी की उपलब्धता थी। यहाँ पर उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या थी? पूंजी थी। और उसकी पर्याप्त मात्रा में पूंजी होने के कारण वहाँ बैंकिंग व्यवस्था विकसित हो गई थी। कौन सी व्यवस्था? बैंकिंग व्यवस्था, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ता था, उनकी सुविधाएं भी जुटानी पड़ती थी। तो पूंजी ब्रिटेन के पास पर्याप्त थी और उस समय ब्रिटेन की बैंकिंग व्यवस्था भी अच्छी थी। और यही कारण है कि पूंजी की उपलब्धता और बैंकिंग व्यवस्था के कारण भी, यानी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो विकसित हुई वो ब्रिटेन में हुई थी। फिर अगले कारण यह था ब्रिटेन का व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना, यानी वहां का व्यापारिक समूह। देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ग के द्वारा की गई थी? व्यापारी वर्ग के द्वारा की गई, क्योंकि उस समय 268 व्यापारियों का एक समूह बना था और उस समूह से जुड़कर एक ऐसा संगठन बनाया गया कि वो विदेशों में व्यापार करेगा। इसलिए इस कंपनी का पूरा नाम था द मर्चेंट वेनिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी मर्चेंट का मतलब होता है व्यापार, कि इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार है। तो वहां पर व्यापारी वर्ग था वो पूरा स्वतंत्र था, और यही कारण रहा कि स्वतंत्र व्यापारिक वर्ग होने के कारण इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ था? विकास हुआ था। फिर इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी। ये देखो, ये सबसे बड़ा शब्द है कि भौगोलिक। अब आप ये कहोगे सर भौगोलिक जो स्थिति का यहाँ पर भावार्थ क्या है? भौगोलिक का मतलब अच्छे मजदूर होना, वहाँ पर अच्छी जलवायु का होना, नमी युक्त माहौल होना, वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होना, वहाँ पर अच्छी सड़कें होना, वहाँ का मौसम अनुकूल होना, ये सब भौगोलिक में आती है। चाहे आप सड़क कहो तो भौगोलिक में आती है, हवा कहो, नमी युक्त हवा कहो तो सड़क में आती है, समुद्र तटीय क्षेत्र होना ये भी आप कह सकते हो, व्यापारिक जहाज़ों का होना और उनके सुव्यवस्थित नहरों के माध्यम से मार्ग निकालना, सारी चीज़ें थी वो ब्रिटेन के बिल्कुल क्या थी? अनुकूल थी, या उसके श्रेष्ठ क्या थी? पक्ष में थी। फिर अगली चीज है राजनीतिक स्थायित्व और सुशासन का होना। अगला जो बिंदु है वो क्या आता है? राजनीतिक स्थायित्व व सुशासन का होना। सुशासन का होना, राजनीतिक स्थायित्व व सुशासन का होना, ये भी एक उनका सबसे बड़ा क्या था? लक्ष्य था। तो राजनीतिक स्थायित्व व सुशासन का जो सर्वश्रेष्ठ रूप से होना है वो एक परम लक्ष्य था, परम उदाहरण था। तीसरी बात यह है कि वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन भी ब्रिटेन में ही मिला था। राजनीतिक स्थायित्व का मतलब वहाँ पर राजतंत्र था, सुशासन का मतलब जनता हितैषी शासन था, व्यापारियों को पूरे अधिकार थे, पूरा महत्व था। और अगली चीज यहाँ पर आती है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना, यानी जितने भी वैज्ञानिक थे उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। आप अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार कीजिए, हमारे देश का कल्याण हो सके, देश का विकास हो सके, देश की तरक्की हो सके, देश आगे तरक्की कर सके, इसलिए वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया गया। अगली चीज़ यहाँ पर आती है कृषि क्रांति का होना। अगली चीज़ क्या आई है? कृषि क्रांति का होना, यानी कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत क्रांति आई थी और कृषि क्रांति के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां थी, क्योंकि जब मान लो आपकी ऐसी मशीनें विकसित हो गई थी कि उन मशीनों के माध्यम से बुआई ज़्यादा होने लगे, बड़े कृषि फार्म विकसित हो गए थे। और जब बड़े कृषि फार्म विकसित हो गए तो उन सभी बड़े कृषि फार्मों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि की जाने लग गई थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो इस बात का प्रमाण है कि उस समय यानी औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद
अलग अलग क्षेत्रों में इसकी क्या हुई थी, उन्नति हुई थी। तो आपको ये देखना पड़ेगा, लोहा एवं कोयले की बात देखनी पड़ेगी, मांग के अनुसार पूर्ति हुई, जनसंख्या के कारण अच्छे आविष्कार और आवश्यकता महसूस हुई, अच्छे बाजार मिले, औपनिवेशिक बाजार भी उनको मिले, टैक्स और ये व्यापार में उसको सरलीकरण मिला, पूंजी उपलब्ध थी, बैंकिंग व्यवस्था विकसित हुई, भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल थी, राजनीतिक स्थायित्व और सुशासन था, वैज्ञानिक आविष्कार अच्छे थे, कृषि क्षेत्र में भी अच्छी क्रांति हुई थी। तो ये भी एक कारण था कि सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्या हुई थी, संपन्न हुई थी। फिर अगला बिंदु जो आता है वह औद्योगिक क्रांति के दौरान, औद्योगिक क्रांति के दौरान यानी सबसे अहम बात यह आती है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान यानी कृषि क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, कृषि क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे बड़ी बात यह आती है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो पहला परिवर्तन था वो यार्कशायर के एक जमींदार ने किया। यार्कशायर के एक जमींदार थे जो बहुत बड़े क्षेत्र के भूमिपति थे। उन्होंने क्या किया कि उस जमींदार का नाम था जेथरो टल। उस जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया। बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया। तो यानी यार्कशायर था, जेथरो टल था, बीज बोने की मशीन का उसने सबसे पहले क्या किया था, आविष्कार किया था। दूसरे आविष्कारक थे जिसका नाम था टाउनसेंड। और टाउनसेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। फसल चक्र का सिद्धांत दिया। इनका मानना था अगर एक ही जगह पर आप एक ही तरीके की फसल बोते हो तो वो भूमि की उपजाऊता को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बदल बदल कर फसल बोने की प्रक्रिया बताई, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है, भूमि की उपजाऊता बनी रहती है। और भूमि पे अगर आप बदल बदल के करते हो तो जो भूमि के अंतर्गत जो ह्यूम्स होते हैं, पोटास होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो व्यवस्थित बनी रहती है। ये सिद्धांत पहली बार किसने दिया था, टाउनसेंड ने दिया था कि फसल चक्र को, फसलों को हमें बदल बदल कर क्या करना चाहिए, बोना चाहिए। उसके बाद में 1700 जो अगला आविष्कार हुआ, तीसरा आविष्कार कृषि के क्षेत्र में 1770 ईस्वी के आसपास, कितने ईस्वी के आसपास, 1770 के आसपास रॉबर्ट ब्लैकवेल ने, किसने, रॉबर्ट ब्लैकवेल ने। और रॉबर्ट ब्लैकवेल है उसने कृषि के साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। यानी कृषि के साथ क्या होना चाहिए, पशुपालन होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया कि अगर आपकी कृषि अच्छी होगी, पशुपालन उसके साथ होगा, तो कृषि के लिए खाद की जरूरत होती है। और जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसमें पशु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, पशु की खाद का। तो कृषि के साथ क्या होगा, एक तो पशु पल जाएगा तो दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, और पशुपालन से कृषि को खाद मिल जाएगी, ये भी उन्नत होगी और ये भी उन्नत होगा। तो ये सिद्धांत पहली बार रॉबर्ट जो ब्लैकवेल है, उस रॉबर्ट ब्लैकवेल ने ये सिद्धांत दिया था कि कृषि के क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन भी होना चाहिए। उसके बाद में अगले विद्वान थे जिसका नाम था ऑर्थर यंग थे। कौन थे, ऑर्थर यंग थे। ऑर्थर यंग ने एक पुस्तक लिखी थी, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सा, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो नामक पत्रिका का संपादन किया था, नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसने किया, ऑर्थर यंग ने। कौन सी पत्रिका, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया था, ऑर्थर यंग के द्वारा किया गया था, या उसके द्वारा संचालित किया गया था। इसने क्या किया, जो छोटे कृषि फार्म थे, देखो ध्यान से देखो बच्चों, कि छोटे कृषि फार्म थे, जैसे मान लो ये 5 बाई, मान लो कि 1 बीघा का कृषि फार्म होता था पहले, क्योंकि मवेशियों से खेती करते थे। अब मशीन बन गई और ज़्यादा पशुपालन बढ़ गया, तो खाद भी हो गई, खेती भी बढ़ गई,
तो उसने क्या किया कि ये छोटे कृषि फार्म थे जैसे ये थे, इन सबको हटाकर एक बड़ा कृषि फार्म विकसित कर दिया। मान लो ये इतना बड़ा था, वो अकेला एक ही क्या हो गया, कृषि फार्म विकसित हो गए। और बड़े कृषि फार्म विकसित होने का क्या फायदा हुआ, एक तो उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ा तो उससे कौन सी गति तय हो गई, विकास की गति तय हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कपास होगा तो ही तो सूती वस्त्र उद्योग विकसित होगा, अगर आपके कपास ही नहीं है तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ से विकसित होगा। तो गन्ना होगा तो ही चीनी उद्योग विकसित होगा वहां पर। अगर आपके उसके साथ साथ अन्य उद्योग भी जो जुड़े हुए हैं वो उसी तरीके से आपकी विकसितता के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में 1793 ईस्वी के अगला जो वैज्ञानिक आविष्कार हुआ 1793 में, और अमेरिका के वासी थे ये, भाई अमेरिका के निवासी थे। और अमेरिका निवासी जिस व्यक्ति का नाम था विहंटन, इसका नाम क्या, विहंटन। और इससे अनाज से पहले क्या होता था, देखो आज से मैं ज़्यादा समय की क्या बात करूं, मैंने भी बुजुर्गों से सुना है, आज से 20 साल तो छोड़ो, 30 साल मान लो, 30 साल पहले यहाँ ऊँटों से, ट्रैक्टरों से उससे गाई जाती थी सरसों को, और जो हमारा जो गेहूं होते थे उनको जो हमारी जो छानी काटने वाली जो मशीन होती है उससे काट के फिर बरसाया जाता था। ऐसा बुजुर्ग कहते हैं कि 90 के 80 से 90 के दशक के बीच का दौर है, वो ऐसा दौर गुजरा है, ऐसा मैंने भी सुना। और आप पूछे ना बोलो। तो अमेरिका के निवासी थे, उस विंटर ने क्या किया कि अनाज से भूसा अलग करना, भूसा का मतलब जैसे आप गेहूं है तो गेहूं अलग करना, तूड़ा अलग करना, ये बाजरा है तो बाजरा अलग करना, और जो उसका जो अवशिष्ट होता है तूतड़ा जिसको मारवाड़ी में कहते हैं वो अलग करना। जैसे सरसों है तो सरसों को अलग करना, पदाड़ी को अलग करना, चनों का अलग करना, फूस को अलग करना। ये जो मशीन बनाई थी जिसको आज आप थ्रेसर कहते हो, इसका आविष्कार किसने किया था, विहंटन महोदय ने किया था, जो कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। 1834 ईस्वी के अंतर्गत साइरस नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? साइरस नामक व्यक्ति थे। उसने एच मेके कोरोनिक फसल काटने की मशीन बनाई। एच मेके कोरनिक, देखो हमसे वो लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि वो इसलिए आगे वहाँ पर, अब हमारे यहाँ पर देखिए आज से 5-7 साल पहले तो नहीं थे वो, अब देखो ट्रैक्टरों के गेहूँ काटने वाली मशीन भी आ गई कि उसको एक साथ ही गेहूँ काट देते हैं। और हमारे वो एक जो लोग 15-20 हज़ार रुपये में आती है उसको देखो जैसे हाथ में डाल के जो गेहूँ काटते हैं। तो पहली बार ये आविष्कार 1834 में हो गए थे। और साइरस नाम का एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक एच मेके कोरनिक, यानी साइरस का रहने वाला था, व्यक्ति का नाम है एच मेके कोरनिक, ने फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया। कौन सा किया था? फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया था, या फसल काटने की मशीन बनाई गई थी। ये बनाई थी 1834 में, और 1793 में विहंटन ने थ्रेसर बना दिया था। उसके बाद में वस्त्र उद्योग में क्या परिवर्तन हुआ? अगला जो है कि वस्त्र उद्योग में क्या परिवर्तन हुए या किस तरीके से, क्यों? क्योंकि देखो इस्पात उद्योग की आधारशिला है, ये आधारशिला है। और अगर सूती वस्त्र को देखा जाए तो उद्योग की प्रथम सीढ़ी है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले जो था वो प्रथम सीढ़ी था, तो प्रथम सीढ़ी जो है वो प्रथम सीढ़ी है सूती वस्त्र उद्योग। और इस्पात का जो आधार है प्रमुख रूप से, वो अगर किसी भी उद्योग का आधार है वो तो इस्पात है, और सूती वस्त्र उद्योग जो हमारा औद्योगिक विकास है उसकी पहली कड़ी है। सबसे पहले 1733 ईस्वी के अंतर्गत एक बुनकर था जिसका नाम था जॉन के। कौन सा बुनकर था? जॉन के बुनकर था। और जॉन के बुनकर ने एक आविष्कार किया, फ्लाइंग शटल। किसका आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने किया। कब किया? 1733 ईस्वी के अंतर्गत फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। कपड़ों की बुनाई में तेजी आई। किसकी बुनाई में तेजी आई? कपड़ों की जो बुनाई थी उस कपड़ों की बुनाई में तेजी आई, तेजी से उसका क्या हुआ? विकास हुआ। 1764 ईस्वी के अंतर्गत स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। ये किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया। हारग्रीव्स ने किया था। तो किसने किया? जेम्स, जो यानी कि जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, गिब्स ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसका आविष्कार? स्पिनिंग जेनी का। कब किया?
64 ईस्वी में किया था। एक साथ 8 धागे, पहले एक जुलावा या एक बुनकर एक धागा एक साथ निकालता था। अब स्पिनिंग जेनी ने उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी कि एक जुलावा एक साथ 8 धागे एक साथ उससे निकाले जा सकते हैं या 8 धागों से कार्य किया जा सकता है। तीसरा एक सर्वश्रेष्ठ आविष्कार हुआ और उस तीसरा जो आविष्कार था 1769 ईस्वी और उसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। क्या था? रिचर्ड आर्कराइट। और रिचर्ड आर्कराइट ने किसका आविष्कार किया? वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। रिचर्ड आर्कराइट ने किसका आविष्कार किया? वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। इस वाटर फ्रेम से क्या होता था, मान लो ये पट्टा है, यहाँ धागे चढ़ रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी बरसेगा, जिससे ये जो धागा इसमें नमी आ जाएगी और इस नमी से वो क्या होगा, धागा टूटेगा नहीं, धागा एक मजबूत तैयार होगा। जैसे हमारे बुजुर्ग कई बार ये मूंज की जेवड़ी को बांटते हैं, उसके पानी लगाते हैं तो उस तरीके से वो नमी हो जाती है तो उसमें थोड़ी बटाई अच्छी हो जाती है और एक वो मजबूत हो जाती है। तो 1769 ईस्वी में रिचर्डसन आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का क्या किया था? आविष्कार किया था। फिर 1782 ईस्वी के अंतर्गत सैमुअल क्रॉम्पटन थे। सैमुअल क्रॉम्पटन थे, उसने मयूल का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार? मयूल का आविष्कार किया। और इस मयूल के आविष्कार के द्वारा काटा हुआ धागा सुंदर और मजबूत होगा। मान लो ताके को काट दिया गया तो मयूल उसके ऊपर से गुजारते थे तो वो धागा क्या हो जाता था? एक तो सुंदर हो जाता था और सुंदर होने के साथ साथ वो क्या होता था? मजबूत भी होता था और श्रेष्ठ भी होता था। ये उस समय उस धागे की प्रमुख क्या थी? खासियत थी। उसके बाद में सूती वस्त्र के अंतर्गत 1787 के अंतर्गत एक आविष्कार और हुआ कार्कराइट द्वारा। किसके द्वारा? कार्कराइट द्वारा। और ये कार्कराइट द्वारा किसका आविष्कार हुआ? पावर लूम का आविष्कार हुआ। ये यहाँ पर इससे सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है। इसमें क्या कहा गया कि जो पावर लूम के अंतर्गत क्या होता है, भाप से संचालित करके बनाए गए। भाप से संचालित कैसे? वैसे जैसे पहले वो धागे डाले जाते थे उनको भाप की शक्ति से संचालित नहीं थे। अब क्या हुआ कि जो कार्कराइट थे उसने भाप से संचालित कर्गों का क्या किया था? विकास किया था। ये सारी चीजें आती है। तो आपके प्रश्न के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र में, जैसे टाउनशेंड ने फसल चक्र के बारे में बताया, रॉबर्ट ब्लैकवेल ने जो थी वो कृषि के साथ साथ जो आपका पशुपालन था उसके बारे में बताया। ऑर्थर यंग ने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नाम की पत्रिका में छोटे खेत थे उनको बड़े बाड़ों के रूप में विकसित करके बताया। वियटन ने अनाज को अलग करना और अपशिष्ट को अलग करने की विधि बताई और साइरस ने एच मैके कॉर्निक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। और सूती वस्त्र के क्षेत्र में जैसे जॉन के बुनकर ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी, और ये स्पिनिंग जो जेनी था ये जेम्स हागोब्रिज की पत्नी थी और इस जेम्स हागोब्रिज की जो पत्नी थी उसके नाम पर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जिसमें एक साथ 8 धागे काटे जा सकते हैं। रिचर्डसन आर्कराइट जिसने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, नमी से पहले मजबूत धागा तैयार किया जाता है। 79 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने मयूल द्वारा धागे को सुंदर और मजबूत बनाने की तरकीब बताई और 1783 ईस्वी के अंतर्गत मैकआडम राइट द्वारा पावरलूम भाप संचालित करके बनाए गए थे। ये उस समय औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में 2 प्रगतियां हुई। तो आज के टॉपिक का प्रमुख आधार जो आपका था वो टॉपिक ये था कि भाई एक तो क्या कारण थे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, और 2 टॉपिक मैंने आपको बताए कि क्या कारण था, क्या क्या परिवर्तन तो हमारे कृषि क्षेत्र में हुई, क्या वस्त्र क्षेत्र में हुई। और अब जो कल की क्लास जो आपकी होगी उस क्लास में आपको परिवहन के क्षेत्र में और लोहे के क्षेत्र में और आगे आपको बढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक आप इतना तैयार करो, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, पार्ट छोटा है लेकिन टॉपिक थोड़ा विस्तृत है और पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी बच्चों को मेरी ये क्लास बहुत बेहतर समझ में आई है। आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे तक इस क्लास को आप बढ़ाएंगे। और मैं आपको सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप विद्यालय परिवार के साथ यूं ही जुड़े रहें, आपका स्नेह बनाए रखें, बूढ़े माता पिता का ध्यान रखें। और कल नए वीडियो में एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं और कल आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।